हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे बायोट-सैवर्ट लॉ। इससे पहले की दो वीडियो जो हमने यूनिट थर्ड की थी क्लास 12 की, वो था मैग्नेटिज्म का इंट्रोडक्शन और उसके बाद हमने मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स को स्टडी किया। थर्ड जो टॉपिक है हमारे पास वो है बायोट-सैवर्ट लॉ। इससे पहले की दो वीडियोस में जो हमने इंफॉर्मेशन दी वो ये थी कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड शो करता है, ये हमने अब तक जाना। अब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर कितनी मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा वो हम निकालेंगे किसकी हेल्प से? बायोट-सैवर्ट लॉ की हेल्प से। तो ये लॉ जो है, जो साइंटिस्ट थे बायोट-सैवर्ट, उन्होंने क्या बताया हमें? उन्होंने ये बताया कि अगर आपने कोई करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो आप ये पता लगा सकते हो कि फिर उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितनी है, वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैदा कर रहा है। तो आप लिख सकते हो दिस लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट, दिस लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं किसकी वजह से? करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई करंट कैरिंग कंडक्टर अगर आप ले लेते हो तो उसकी वजह से जितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आप इस लॉ की हेल्प से निकाल सकते हो। क्या कहा बायोट-सैवर्ट लॉ ने कि अगर आपने कोई वायर ले ली, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया, एक वायर है, देख लीजिए, लेंथ इसकी L है, करंट इसमें से पास हो रहा है I, ये डायरेक्शन है करंट की। तो ये तो आपको पता है कि राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अगर ये करंट इस डायरेक्शन में है, थंब की डायरेक्शन में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसके सराउंडिंग में कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे आपके पास। तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में ऐसी होगी। अगर यहाँ पर आप कोई पॉइंट P कंसीडर कर लो जिसका इस कंडक्टर से डिस्टेंस r है और जो करंट की डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो आपको इस P पॉइंट पर जो है ये पता लगाना है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। देख लीजिए, P पॉइंट का इस कंडक्टर से डिस्टेंस है r, एंगल जो बन रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट के साथ वो थीटा है, ये आपका कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और करंट जो है वो I है। डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी? ये डायरेक्शन होगी, फिंगर्स एंड रैप की डायरेक्शन हमने बताई थी, तो वो भी इसी डायरेक्शन में होगी आपके पास। हम यहाँ पर एक छोटी सी लेंथ कंसीडर कर लेते हैं। छोटी लेंथ हमने मान ली इतनी, ये करंट एलिमेंट मान लिया dl। तो इस छोटी सी लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी P पर स्मॉल होगी, वो होगी आपके पास dv। और बाद में आपको पता ही है जो स्मॉल एलिमेंट हम कंसीडर करते हैं तो बाद में उसका इंटीग्रेशन करके उसको क्या कर लेते हैं, हम टोटल कर लेते हैं। अभी हमने स्मॉल लेंथ लिया dl, उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। ये जो स्मॉल एलिमेंट आपने लिया है ये मान लेते हैं a से क्या है, b तक है। ये गिवन सिचुएशन है हमारे पास। इस चीज को आप लिख सकते हो और कंस्ट्रक्शन में हम लिख लेते हैं कि कंसीडर अ स्मॉल करंट एलिमेंट, consider a small current element AB of length dl, जिसकी लेंथ जो है वो dl है। Let r is the position vector of point P, जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। Let r is the position vector of point P where we wish to find out magnetic field। P पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, हमारे पास r है। अब बायोट-सैवर्ट लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ,
इस लॉ के अकॉर्डिंग जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स साइंटिस्ट ने निकाले वो क्या थे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है P पॉइंट पे dB, ये चार चीजों पे डिपेंड करती है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना ज्यादा इस कंडक्टर में से करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आप फेस करोगे। सेकंड, दिस अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। जितना बड़ा आप करंट एलिमेंट कंसीडर करोगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर फेस करोगे। तीसरा, dB प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। ये जो लेंथ और करंट के बीच में ये जो डायरेक्शन आपने नोटिस की है, एंगल थीटा जो आपने दिया है, इसका साइन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा रिलेशन। फोर्थ चीज जो इन्होंने ऑब्जर्व की वो थी कि प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये डिस्टेंस जितना ज्यादा होता चला जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी कम होती चली जाएगी। इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। आपने ये चीजें बहुत बार देखी है पहले। कूलॉम्स लॉ में भी अपोन में r² देखा है, न्यूटन्स ग्रेविटेशन के लॉ में भी आपने अपोन में r² देखा। तो जिन फॉर्मूलों के अपोन में r² आता है हम कहते हैं कि वो फॉर्मूले जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। डिस्टेंस के साथ उनकी वैल्यू जो है वो कम होती चली जाती है। ये चार चीजें ऑब्जर्व की गई बायोट-सैवर्ट लॉ में। अब इन चारों को कंबाइन कर देते हैं कि इकट्ठा अगर करें तो क्या आएगा, देखिए, दैट dB प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा बाय r²। चारों चीजों को जोड़ने पर हमारे पास ये आ जाता है I dl sin थीटा बाय r²। प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगाएंगे, dB इक्वल्स टू k हमारे पास कांस्टेंट है, यहाँ पर लिख सकते हो आप इससे नेक्स्ट टाइम में कि k जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। जो k की वैल्यू यहाँ पर नोट की गई है वो है आपके पास सॉल्व करने के बाद जो आती है वो है म्यू नॉट अपॉन में 4π। ये है k की वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन में 4π। और अगर आप इसको सोल्व कर लो तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो है 10⁻⁷ वेबर एम्पियर मीटर। ये इसका आंसर रहेगा सॉल्व करने के बाद। और अगर आपको खाली म्यू नॉट की वैल्यू निकालनी है तो 4π को इस तरफ ले आओगे तो म्यू नॉट आपके पास क्या आ जाएगा, देन म्यू नॉट इक्वल्स टू 4π × 10⁻⁷ वेबर एम्पियर मीटर। तो 4π इधर आ जाएगा, दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो। म्यू नॉट क्या है आपके पास, ये एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है। जैसे आपने पहले की थी एक एप्सिलॉन नोट की थी, वो क्या थी, एप्सिलॉन नोट जो था वो भी परमिएबिलिटी थी। वो थी जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डील कर रहे हैं। अब हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ डील कर रहे हैं तो आपके पास फ्री स्पेस की जो है वो परमिटिविटी थी। ये क्या है, परमिएबिलिटी है एक तरीके से। अब इनकी वैल्यूज अगर आप पुट करो तो फॉर्मूला जो आया आपके पास बन के वो है dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I dl sin थीटा अपॉन में 4πr²। k की वैल्यू हमने पुट कर दी तो ये आपके पास जो है वो dB की वैल्यू आ गई है निकल के। ये रहेगा हमारे पास फॉर्मूला बायोट-सैवर्ट लॉ का। लेकिन अगर इस फॉर्मूले में कुछ वेरिएबल्स आपको चेंज करने हो, जैसे कि हो सकता है आपको एग्जाम में बायोट-सैवर्ट लॉ लगाने को बोला जाए, लेकिन जो न्यूमेरिकल आपको दे रखा हो, जो प्रॉब्लम आपको दे रखी हो, उसमें ना तो करंट हो ना ही लेंथ हो। तो अगर ये चीजें नहीं गिवन होंगी तो फिर आप कैसे यूज करोगे। तो अगर यहाँ पर ये दो चीजें नहीं होंगी तो वहां पर कुछ और दे रखा होगा। और वो क्या दे रखा होगा, आपको चार्ज दे रखा होगा और वेलोसिटी दे रखी होगी। क्योंकि इस फॉर्मूले को हम चार्ज और वेलोसिटी की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, ये जो चीज आपको नजर आ रही है IDL, देखिए क्या है, IDL को हम क्या लिख सकते हैं, I होता है करंट जो इक्वल होता है चार्ज बाय टाइम। आप इसको लिख सकते हो Q अपॉन में dt। आप खाली T भी लिख सकते थे, dt इसलिए लगाया क्योंकि साथ में जो DL है इसको इसके साथ हमें रिलेट करना है। लेंथ अपॉन में टाइम, स्पीड या वेलोसिटी जिसे आप बोलते हो, तो ये हो जाएगा आपके पास QV। तो IDL की जगह आप इस फॉर्मूले में क्या लिख सकते हो,
QV भी लिख सकते हो। तो डिपेंड करता है प्रॉब्लम में आपको क्या दे रखा है। अगर करंट और लेंथ है तो आप ये फॉर्मूला यूज करिए, अगर चार्ज और वेलोसिटी है तो इनकी जगह आप ये दो वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपके लिए यूजफुल होगा वहां पे। बायोट-सैवर्ट लॉ जो है अगर हम बात करें तो कुछ सिमिलर है आपके कूलॉम्स लॉ से। एक सिमिलरिटी की तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। दूसरी सिमिलरिटी ये है कि ये भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करता है। हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा है कि जब एक ही बॉडी के ऊपर बहुत सारे इफेक्ट लग रहे हो और उन इफेक्ट्स को हम ऐड कर लें तो उसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये भी उसको फॉलो करता है। दोनों लॉन्ग रेंज फोर्स है, लॉन्ग डिस्टेंस तक इनका इन्फ्लुएंस देखा जाता है। ये सिमिलरिटी है दोनों के बीच की, लेकिन इसके साथ कुछ डिसिमिलरिटी भी है दोनों में। डिसिमिलरिटी जो ये है वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पैदा होती है स्केलर क्वांटिटी से। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, चार्ज की वजह से, एंड चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। बट मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है करंट से और करंट तो एक डायरेक्शन के साथ फ्लो करता है। तो इसलिए ये डिफरेंस अगर कोई आपसे पूछे तो याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू स्केलर क्वांटिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू वेक्टर क्वांटिटी। ये था हमारे पास बायोट-सैवर्ट लॉ। इसकी एप्लीकेशंस पे जाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और है बायोट-सैवर्ट लॉ का जो कराया जाता है। रिलेशन है जनरली किसके बीच में, म्यू नोड और एप्सिलॉन नोड के बीच में, परमिटिविटी और परमेबिलिटी के बीच में, वो हम करेंगे। हेडिंग डालेंगे हम इसमें रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी, परमिटिविटी एंड सी स्पीड ऑफ लाइट। तीन क्वांटिटी है। क्वेश्चन आपसे हो सकता है ना ही पूछा जाए, आज तक ऐसा हुआ नहीं कि क्वेश्चन आया हो, लेकिन न्यूमेरिकली जरूर यूज होगा। रिलेशन ड्राइव करना आपसे शायद ना भी पूछा जाए, लेकिन न्यूमेरिकली जो है ये जरूर आपको यूज आएगी तीनों चीजें। पहले बेसिकली हमें तीनों का पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज जो आपने पढ़ी प्लस टू में वो था आपके पास एप्सिलॉन नोड, और आपने इसको कैसे पढ़ा, आपने फॉर्मूले के अंदर इसको पढ़ा। क्या था फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, जिसकी वैल्यू फिर आपने 9 आपने पढ़ी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर यूनिट थी इसकी। उसके बाद एक चीज आपको पहले से ही नोन है कि c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तीसरी चीज आपने आज पढ़ी है वो है आपके पास कि म्यू नोड अपॉन में 4 पाई, ये इक्वल होता है 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर। तीन चीजें आपने आज पढ़ी है, ये वाली चीज आपने आज पढ़ी है। अब हम इनको रिलेट करने जा रहे हैं। देखिए नाउ म्यू नोड एप्सिलॉन नोड दोनों की मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, रिलेशन हमें निकालना है। इस मल्टीप्लाई में अब हम क्या करेंगे, 4 पाई से डिवाइड कर देंगे और 4 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए जनरली हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने म्यू नोड एप्सिलॉन नोड के मल्टीप्लाई की रिलेशन निकालने के लिए, 4 पाई से डिवाइड किया और 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी वैल्यू तो आपको पता है, म्यू नोट 4 पाई की वैल्यू है 10⁻⁷ और 4 पाई एप्सिलॉन नोड की वैल्यू क्या होगी, ये 1 इसकी वैल्यू है। तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा, तो अपॉन में आ जाएगा 9 × 10⁹। अगली लाइन में हम इस -7 को नीचे ले आते हैं तो आपके पास हो जाएगा 9 × 10⁻16 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3 × 10⁸ का स्क्वायर। अगर आप इसको 3 × 10⁸ का स्क्वायर ओपन करोगे तो आपके पास क्या आएगा 9 × 10⁻16 आएगा। और ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास c की वैल्यू का वैल्यू पुट करोगे 1/c²। तो इनडायरेक्टली क्या आया, रेसिप्रोकल कर दीजिए, c² ऊपर आ जाएगा और म्यू नोट एप्सिलॉन नोट आ गए नीचे।
और आप जैसे ही आप स्क्वायर हटाओगे तो फॉर्मूला आपके पास ये आ जाएगा कि C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कंपटीशन की जब आप तैयारी करोगे तो फॉर्मूला आपको जगह जगह दिखाई देगा, तो वहां फिर आप कंफ्यूज रहोगे कि आया कहां से, आपने कहीं स्टडी नहीं किया। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, यहाँ कराया गया आपको कि रिलेशन डायरेक्ट नहीं आता, बनाया गया है रिलेशन इनके बीच में। अब हम बायो-सैवर्ट लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन करेंगे कि पहली एप्लीकेशन क्या है। जिस हिसाब से आपने फर्स्ट यूनिट की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें गॉस थ्योरम आई, आपने एप्लीकेशंस की, ऐसे ही थर्ड यूनिट में लॉज आएंगे। पहला लॉ हम करते हैं, इसकी एप्लीकेशन करेंगे, इसके बाद आने वाली वीडियोस में एम्पियर सर्किटल लॉ आएगा, फिर उसकी वीडियोस भी करेंगे हम। तो ये थोड़ा सा फर्स्ट यूनिट के कंपैरिजन में थोड़ा सा आप कह सकते हो कॉम्प्लिकेटेड है हमारे पास, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है। फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो करने जा रहे हैं हम इसकी। पहली एप्लीकेशन जो है, हेडिंग डाल देते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ। एप्लीकेशन ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ। और फर्स्ट एप्लीकेशन जो हम अभी करेंगे इसी वीडियो में वो है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग। कोयल बोल लो, लूप बोलो या फिर रिंग बोलो, 3 नेम हो सकते हैं, लेकिन आर्टिकल एक ही रहेगा। कोई आपको ये कहे कि मैग्नेटिक फील्ड कॉइल की वजह से निकालो या रिंग की वजह से निकालो, सर्कुलर या लूप की वजह से निकालो, बात एक ही है, तीनों का एक ही डेरिवेशन रहेगा हमारे पास। देख लीजिए, ये हमने लूप कंसिडर कर लिया, रिंग कंसिडर कर ली, या फिर आप कह सकते हो कॉइल कंसिडर कर ली। करंट की डायरेक्शन मान लेते हैं, ये डायरेक्शन से करंट इसके अंदर, क्या बोलते हैं इस डायरेक्शन को, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने कहा इसकी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मान लेते हैं, करंट फ्लो कर रहा है आपके पास। सेंटर जो है आपके पास यहाँ पर हमने O कंसिडर कर लिया, ये यहाँ पर करंट एलिमेंट कंसिडर किया I, ये ड्रॉ किया यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर, और दोनों के बीच में इस तरीके से लिया कि एंगल जो है वो क्या हो गया है 90। करंट एलिमेंट जो आपने लिया है उसका जो है एंगल क्या है यहाँ पर 90 डिग्री आ गया हमारे पास। अब देखिए, अब इस पे बायो-सैवर्ट लॉ लगाते हैं हम। नाउ अप्लाई बायो-सैवर्ट लॉ। फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए कि इसका फॉर्मूला था dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I dl sin थीटा अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर। थीटा किसके बीच में, I और dl के बीच में, जो लेंथ आपने कंसीडर किया I dl, उनके बीच का एंगल जो है हमारे पास वो थीटा आ गया है। जनरली एक चीज ये भी याद रखना, हम कंफ्यूज रहते हैं, ये जो थीटा एंगल है ये I और dl के बीच में नहीं है, I dl का एंगल है r के साथ। थीटा इज बिटवीन I dl तो कंबाइन है, और r के साथ ये r, इनके बीच का एंगल है ये। कई बार हम ये सोच लेते हैं कि r तो ऊपर है ही नहीं, तो एंगल जो है वो I और dl के बीच में होगा। I और dl तो साथ साथ चल रहे हैं, यही तो लेंथ है, तो उनके बीच का एंगल नहीं है, ये एंगल जो है वो r और I dl के बीच का है 90 डिग्री। आप यहाँ पर पुट करोगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, sin 90 1 होता है, फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट I dl अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। अब एप्लीकेशन है, ये तो हमने छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटी सी फील्ड निकाली है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B किसके इक्वल होगी, इंटीग्रेशन ऑफ dB। dB का आप इंटीग्रेशन कर दो, साइड वाली टर्म जो है उसका सबका इंटीग्रेशन होगा म्यू नॉट I dl 4 पाई r स्क्वायर। कांस्टेंट चीजें सारी बाहर आ गई, 4 पाई r स्क्वायर, ये रह गया आपके पास सिर्फ dl। dl इस लूप की लेंथ, टोटल लेंथ इक्वल होती है सरकमफ्रेंस के इक्वल, और सरकमफ्रेंस क्या आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर। सरकमफ्रेंस
आएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से ये गया, एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट हो गई, फॉर्मूला आया म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर। ये है हमारे पास फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का किसी लूप कॉइल की वजह से। और अगर इस कॉइल में एक से ज्यादा टर्न हो, जैसे आपके पास पेन में स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को अगर आप देखोगे तो सामने से अगर ये स्प्रिंग है पेन के अंदर डलने वाला, तो ऐसे दिखने में तो आपको एक ही सर्कल दिखाई देगा, लेकिन उसके अंदर जब ऐसे करोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स तो बड़े सारे हैं ना, 20-25 टर्न्स हो सकते हैं। तो अगर आपके पास एक से ज्यादा टर्न्स है तो फिर फॉर्मूला बन जाएगा म्यू एन आई अपॉन में 2r। n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है जिससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पर अगर एक ही टर्न दे रखा है तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। एक मेथड हमने किया था सेकंड वीडियो में कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से निकालते हो। जब बात कॉइल की आ जाती है, रिंग की आ जाती है, लूप की आ जाती है, तो एक मेथड और भी है हमारे पास जहां हम यूज करते हैं जिसका इन केसेस में डायरेक्शन निकालने के लिए, और उस मेथड का नाम है हमारे पास क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल बोलते हैं हम उसको। क्लॉक फेस रूल क्या कहता है आपको कि अगर करंट लूप में से, रिंग में से या फिर कॉइल में से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जैसा कि इस प्रेजेंट केस में है, अगर करंट की डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज है, तो आपका जो फ्रंट फेस होगा, ये एक जो स्प्रिंग था इसको हमने इस पोजीशन में रख दिया। अगर आपको डायरेक्शन अब इसकी क्लॉकवाइज नजर आ रही है तो फ्रंट फेस बिहेव करेगा साउथ पोल की तरह और बैक फेस बिहेव करेगा नॉर्थ पोल की तरह। ये आपको याद रखना है कि अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो फ्रंट फेस जो होगा वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा मैग्नेट के, और जो बैक फेस होगा वो बिहेव करेगा नॉर्थ की तरह। और जैसे ही आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करोगे तो ये जो आपने अभी डायरेक्शन लिखी ये भी रिवर्स हो जाएगी। अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज करंट को फ्लो कराया तो फ्रंट फेस पे जो है वो नॉर्थ हो जाएगा और बैक फेस जो है वो क्या हो जाएगा साउथ हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। इसको रिप्रेजेंट करके भी दिखाया जाता है, सर्कल बना करके। देख लीजिए कैसे दिखाते हैं, याद कैसे रख सकते हो आप इसको। दो सर्कल बना दिए जाते हैं, एक सर्कल ये है आपके पास और एक ये है। अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, अगर करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है आपके पास, तो देखिए ऐसे बना के दिखाते हैं हम बच्चों को ताकि उनको याद रहे। ये क्या लग रहा है आपको, एक तरीके से एस दिखाई दे रहा है आपको, टेढ़ा हमने रखा हुआ है एस। इसका मीनिंग है करंट की डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है, तो ये जो फ्रंट फेस है ये साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। और जब करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है तो ऐसे बना के दिखा देते हैं। अब ये क्या है नॉर्थ, तो आपको ऐसे याद रखना है। करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो ये देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्रंट फेस बिहेव करेगा नॉर्थ पोल की तरह और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्रंट फेस जो है वो बिहेव करेगा साउथ पोल की तरह। ये है हमारे पास क्लॉक फेस रूल। तो आज की वीडियो में जो हमने किया वो बायट-सैवर्ट लॉ था और उसकी एक एप्लीकेशन हमने आज डिस्कस की है। पेंडिंग एप्लीकेशंस को हम जो है वो अगली जो वीडियो आएगी